हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सीडीपी यानी बाल विकास के वो क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चंस जो आपके रीट 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका मॉक टेस्ट कराने वाला हूं। तो एक एक क्वेश्चन को बेहतर ढंग से तैयार कीजिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत सजो के इसमें रखा है। तो शुरू करेंगे आज का ये मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किस कारक द्वारा नियंत्रित है? बताइए, जो मानसिक वृद्धि होती है और विकास, ये किस कारक द्वारा नियंत्रित है? अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक, केवल पर्यावरण, या इनमें से कोई नहीं? तो एक बात आपको याद रखनी है कि मानसिक वृद्धि और विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो दोस्तों हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। यानी डेवलपमेंट के लिए, मानसिक वृद्धि और विकास के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो आपका हेरिडिटी, अनुवांशिकता और आपका इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव होता है, सिंगल नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल अनुवांशिकता हो या केवल पर्यावरण हो। ठीक है, तो अनुवांशिकता एवं पर्यावरण कारक इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ए आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन लेंगे। और सेकंड नंबर एक और बेस्ट क्वेश्चन आपके एक टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। अधिगम के नियम के तहत, ठीक है, अधिगम तो समझते हैं आप, लर्निंग, सीखना। अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम किसने प्रतिपादित किया है? थॉर्नडाइक ने, जेबी वाटसन ने, पावलोव ने, या मैक्स वर्दीमर ने? वर्दीमर आपके गेस्टाल्टवादी हैं, पावलोव का आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, और इन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। किसको? जेबी वाटसन को। और इनका एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक स्टेटमेंट इनका है कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें जो आप कहोगे वो बना दूंगा। ये आपके वाटसन का कहना है, ये व्यवहारवाद के जनक हैं। और यहाँ पर अगर तत्परता का नियम है, तत्परता का नियम क्या है? अगर कोई व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर होगा तो वो जल्दी सीख जाएगा, इसे ही तत्परता का नियम कहते हैं। और ये आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। अगर इनके सिद्धांत की बात करें तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो आपके, या प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत, ऐसे करके जो सिद्धांत है ये आपका थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। एक एग्जाम के अंदर पूछा गया कि जो आपका एसआर थ्योरी है, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एसआर थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें जितनी मैं बता रहा हूं, अगर आपने तैयार कर ली तो आपके 30 आपके सीडीपी के अंदर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपको रीट 27 को है, आपका 27 तक सारे क्वेश्चन मैं आपको जितने पॉसिबल होंगे करवा दूंगा। 3 नंबर अगला क्वेश्चन, थर्ड है। तो अगला आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है। एक टेट के अंदर यह भी पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? ठीक है, ए ऑप्शन कहता है आत्मकेंद्रित, बी कहता है रूढ़िवादी, सी कहता है सामाजिकता, और डी कहता है दब्बू। तो व्यक्तित्व दोस्तों आपके 2 प्रकार के, कौन कौन से? एक अंतर्मुखी, ठीक है, मान लीजिए अंतर्मुखी को मैंने ए लिख दिया। ए व्यक्ति जो है वो अंतर्मुखी है, ठीक है, व्यक्तित्व वाला। बी है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला। अब ए जो है ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला है, ये कैसा होगा? ये एकदम आपका शांत होगा, इसको समाज से कोई लेना देना नहीं होगा, ये अपनी रूढ़िवादी सोच का होगा। तो यहां पर आत्मकेंद्रित जो है और रूढ़िवादी और दब्बू, ये क्या होगा? ये आपका अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा। बी में आता है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी वाला व्यक्ति सामाजिक होगा, बातूनी होगा, हंसमुख स्वभाव वाला होगा। तो यहां पर कह रहा अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है, तो सामाजिकता क्या है? ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का एक लक्षण है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस नहीं को आपको देखे रहना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी है भाई। सीटेट में भी ये आपका नहीं खूब आता है और आपके टेट में भी खूब आता है, तो इस नहीं को देख लीजिएगा। वृद्धि एवं विकास 2 अलग आयाम है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है। आपका विकास क्या है? सतत प्रक्रिया है। बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है? आपका बी ऑप्शन कह रहा वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, तो ये आपका क्या है? ये गलत है। वृद्धि क्या है? वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाएगी। मान लीजिए आपकी हाइट क्या हो गई? 5 फीट 6 यानी 6 इंच हो गई, ठीक है, 5 और 6 हो गई। अब आपकी उम्र हो गई मान लीजिए 30 ईयर, ठीक है।
अब ये क्या लंबाई आपकी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वृद्धि क्या है एक समय के पश्चात रुक जाती है, लेकिन आपका डेवलपमेंट यानी विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी आपका गर्भ से लेके कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है आपका विकास। तो यहां पर कौन सा नहीं सही है? तो यही वाला आपका नहीं सही है कि वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। भाई वृद्धि को तो हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन विकास को देखा नहीं जा सकता है। भाई आप किसी के भाषा विकास को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो यहां पर विकास को देखा नहीं जा सकता है। यहां वृद्धि देखी जा सकती है, हाथ पैर बढ़ रहे हैं, वो सबको दिखाई देगा। तो अगला बढ़ेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन लेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बेहतर ढंग से तैयार करवाना है हर एक चीज़ को, वरना बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सीधे ऑप्शन पर बता देते हैं और काम खत्म। लेकिन यहाँ मैं संभव अपना जितनी एनर्जी है वो आपको देता हूँ। यहाँ पर अगला क्या है, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है, वो कौन सा होता है? बताइए, क्या लक्ष्य होता है, प्रबल प्रेरणा, अवरोध, या सभी विकल्प सही हैं? तो यहां पर आपका जो विकल्प सही हो जाएगा वो प्रबल प्रेरणा यानी ड्राइव। ठीक है, बी ऑप्शन के साथ राइट जवाब जाएगा। अगला बढ़ेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है पुनर्बलन, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? शिक्षण, अधिगम, अनुदेशन, या इनमें से कोई नहीं? पुनर्बलन अगर बात करें तो इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया? इसका दोस्तों आपका जोर किसने दिया इस शब्द पे? तो स्किनर ने। रीइंफोर्समेंट पर जोर दिया है स्किनर ने। उन्होंने बार बार अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को यूज किया है, यानी बच्चा अगर कोई पॉजिटिव चीज करता है और कोई निगेटिव चीज करता है, भाई कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाए, अगर कोई गलत कर रहा है, कोई बच्चा गाली दे रहा है तो उसे डांटा जाए, इससे बोलते हैं निगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो यहां पर 2 प्रकार के इन्फोर्समेंट हो गए, रीइंफोर्समेंट हो गए। अब अगर बात करें पुनर्बलन की अवधारणा, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो सीएल हल ने दिया है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका हो जाएगा पुनर्बलन, तो ये अधिगम से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाई क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उसमें मैंने कहा आपका एसआर थ्योरी जो है वो किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। लेकिन अगर आरएस थ्योरी आ जाए तो वो आपका स्किनर साहब ने दी है। इन्होंने अभिप्रेरणा, जो कि बहुत पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। ठीक है, मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग, तो ये भी किसने कहा है? स्किनर साहब ने कहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों अधिगम के वीडियो मैंने आपको दे रखे हैं, चैनल पर अपलोड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बेहतर ढंग से आपको अधिगम समझ में आ जाएगा, क्योंकि अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्या है, गैने ने अपनी पुस्तक दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग, अब यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा कि दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है? तो वो गैने की हो जाएगी, आरएम गैने की। तो यहां पर इस पुस्तक में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं गैने ने? 5 प्रकार, 7 प्रकार, 8 प्रकार, या 10 प्रकार? 8 प्रकार बताए हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और बढ़ेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती बाह्य अभिप्रेरणा, 2 आपकी होती हैं। ठीक है, इसमें से आंतरिक में क्या होता है, इसमें जो भी व्यक्ति है मान लीजिए वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। अगर आपको मजा आ रहा है तो आपको कोई पुरस्कार मिले या ना मिले, कोई पैसे मिले या ना मिले, वो आप करेंगे, लगातार करेंगे। बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है? पुरस्कार पर, सम्मान पर डिपेंड होती है। यानी जैसे आप पैसे के लिए अगर पढ़ा रहे हैं तो वो बाह्य अभिप्रेरणा है, और बिना पैसे के लिए अगर आप पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही आपको जुनून है पढ़ाने का, अच्छा लगता है आपको, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना, ये कैसी अभिप्रेरणा है? ये बाह्य अभिप्रेरणा है। स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, ये आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? जन्मदिन पर पोशाक मिलना, यहाँ पर आपको पुरस्कार ही तो मिल रहा है एक हिसाब से, तो ये भी क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है। तो यहाँ पर सभी विकल्प तो सही हो नहीं सकते, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? समस्या समाधान विधि, गतिविधि उपागम, व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि। तो भाई अगर बच्चा प्राथमिक स्तर पर है और आप टीचर हैं तो ये विधि तो सही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी समस्या समाधान विधि। एक्टिविटी अप्रोचेस, भाई बच्चों को एक्टिविटी तो करानी चाहिए, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है। प्रोजेक्ट विधि, ये भी आपका सही है, लेकिन क्या नहीं सही है? प्राथमिक स्तर पर बड़े बड़े लेक्चर देना, ये सही नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला बढ़ते हैं, अगला 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन होता है, कोई आप निरंतर दे रहे हैं, मान लीजिए उद्दीपन दे रहे हैं, ठीक है, स्टिमुलस दे रहे हैं, तो व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या अभ्यस्तता कहते हैं, अधिगम कहते हैं, अस्थायी अधिगम कहते हैं या अभिप्रेरणा कहते हैं, बताइए। उसे कहते हैं दोस्तों अभ्यस्तता, ठीक है। ये क्या होता है, ये जब अस्थायी परिवर्तन होता है, जब किसी उद्दीपन को लगातार दिया जाता है और व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन मतलब कुछ समय के लिए परिवर्तन आ जाए तो उसे अभ्यस्तता कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, फिर क्या होता है कि बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। अब राजू शोर सुनकर उछलता है, यह घटना बार बार होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है, राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलना शुरू कर देता है। अब बताइए राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? क्या शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत या प्रयत्न एवं भूल या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपका बिजली कड़क रही है, यहां पर उद्दीपन क्या है? उद्दीपन आपका क्या है? उद्दीपन है बिजली का कड़कना, ठीक है। और अनुक्रिया क्या है? ये उछल रहा है। तो ये आपका कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत हो जाएगा, आपका आईपी पावलोव के द्वारा दिया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रिया प्रसूत की अगर बात करें तो मैंने कहा स्किनर साहब हो जाएंगे, प्रयत्न एवं भूल आपका थॉर्नडाइक साहब हो जाएंगे। अगला बढ़ते हैं और अगला आपका क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? अब उत्तर बाल्यावस्था बच्चे की हुई 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था, 2 से 6 वर्ष आपका जो पूर्व बाल्यावस्था है, ठीक है, 6 से 12 वर्ष आपका होता है उत्तर बाल्यावस्था और उसके बाद क्या होता है आपका 12 से 18 आपका किशोरा अवस्था होता है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा कहाँ है? बच्चा आपका उत्तर बाल्यावस्था में है। कौन सा परिवर्तन समझेगा? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, 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 द्रव्यमान संख्या और एरिया यानी क्षेत्र। तो अगर बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में है तो वो दोस्तों यहाँ पर किस कॉन्सेप्ट को समझने लगेगा? द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र को समझने लगेगा, इसके परिवर्तन को समझने लगेगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर पॉसिबल हो, अगर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा हो, कोई फ्रेंड। अगला क्या है? खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या इनमें से कोई नहीं? इनमें से सभी बोल रहा है। तो यहाँ पर खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, जहाँ पर बच्चा क्या होता है 2 से आपका 6 वर्ष के बीच में होता है, वहाँ बच्चे को खिलौना आयु, खिलौनों की आयु कहा जाता है, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला है आपका 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि समायोजन का अर्थ स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है। समायोजन मतलब अपना एडजस्टमेंट, जिसको बोल सकते हैं हम एडजस्टमेंट, यानी कहीं भी आप परिस्थिति के अनुकूल अपना क्या कर लें? समायोजन कर लें, खुद को फिट कर लें ताकि संतुष्ट किया जा सके। बताइए, दूसरों को, प्रेरकों को यानी मोटिव्स, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को? तो समायोजन जो है वो आवश्यकताओं को सही हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसको संतुष्ट किया जा सके? अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं? समायोजन करते हैं, परिस्थितियों में अनुकूलन करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में आया, इसमें निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक होती है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा? बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें शिक्षा अधिकार अधिनियम की तो 60 तक अगर विद्यार्थी होते हैं तो 2 शिक्षक होते हैं, और यही अगर 61 से 90 आपके विद्यार्थी होते हैं तो 3 आपके शिक्षक होते हैं, और 91 से अगर 120 हैं तो 4 शिक्षक रहेंगे, और 121 से लेकर 200 तक कितने? 5 शिक्षक रहेंगे। यानी अगर बच्चे 200 हैं तो 5 शिक्षक रहेंगे, तो रेशियो कितना हुआ? 40 बच्चों पर 1 अध्यापक होगा और 1 आपका हेडमास्टर होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 40 सही हो जाएगा, पी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सीडीपी के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट आपका कल के मॉक टेस्ट में और टॉपिक, कोई ना कोई टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।